हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, ये आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम तरंग प्रकाश की चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था कि आखिर फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने आपको तरंग प्रकाशिकी को भी बताया था। अब तरंग प्रकाश की चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम तरंग प्रकाश की चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को विथ आंसर लेकर आए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल आज का ये वीडियो है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी है, लेकिन क्वेश्चन आंसर समझने से कुछ नहीं होता, आपको इसका फिगर भी समझना होगा, मतलब चित्र भी समझना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत आसानी से अपने पेपर में, अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, यानी कि आवश्यक शर्त क्या है। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ये आपको बताना है, और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है ये भी आपको बताना है। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में लगभग आपके 4 से 5 साल ये लगातार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांस है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए, इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ताकि आप खूब अच्छे से तैयारी कर सकें, और जिनको लगता है कि फॉर फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम और उनकी कमजोरी को हम दूर कर सकें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको चित्र के साथ बहुत ही इजीली समझेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, देखिए समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, ठीक है, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। यानी कि कुछ स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, यानी कि लगभग 0, और कुछ स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब इतना डेफिनेशन है, यानी कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, कैसी तरंग होनी चाहिए, उसका आयाम समान होना चाहिए। ठीक है, जब वो किसी ऐसे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता है, जब वो एक साथ मिलती हैं दोनों तरंगे, तो जो प्रकाश की तीव्रता, जो उस तरंग की तीव्रता है उसमें चेंजेस आता है, इसी घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए। ठीक है, क्या कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब वो किसी ऐसे माध्यम में चलकर किसी एक स्थान पर मिलती हैं तो उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। ठीक, तो इसी को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन दूसरी भाषा में समझें तो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। यानी कि कुछ तरंग की तीव्रता जो होगी वो न्यूनतम होगी, लगभग 0, और कुछ स्थानों पर जो इसकी तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। ठीक, अब एक पॉइंट और याद रखिए, प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, मतलब जिस स्थान पर तीव्रता न्यूनतम होगी उस स्थान पर जो व्यतिकरण होगा उसे विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे, और जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण हम उसको कहेंगे जिन स्थान पर तीव्रता अधिक होगी, और विनाशी व्यतिकरण उसे कहेंगे जिस स्थान पर तीव्रता न्यूनतम होगी। लेकिन इसको समझे कैसे, तो देखिए चित्र यहां पर डिस्टेंस नहीं है, हम चित्र थोड़ा अलग समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम चित्र समझेंगे। देखिए ये आपका एक नॉर्मल तरंग है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका है, देखिए
ये आपका एक नॉर्मल तरंग है। तरंग जो है कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं। ये जो है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं गर्त, ठीक, गर्त। इसमें दो चीजें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी को हम आयाम भी बोलते हैं, यानी कि जो ये डिस्टेंस है इसको हम आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो ये तरंग की ये पूरी जो है दूरी, इसको हम आवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक पूरी तरंग है। अब व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण में दो समान आवृत्ति की तरंगे जिनके आयाम समान हो वो किसी एक स्थान पर मिलेंगी। तो देखिए तरंग ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ये आपका व्यतिकरण है, ये तो आपका हो गया सिंपल। अब देखिए व्यतिकरण को समझते हैं। व्यतिकरण, ठीक। व्यतिकरण को कैसे समझोगे? तो देखिए ये आपका तरंग होगा, ये, ठीक। अब देखिए यहां से एक तरंग आई ऐसे, ठीक, ये हो गया। अब एक और तरंग है, दूसरी तरंग, देखिए ये हो गया, ठीक। तो ये देखिए दो तरंगे देखिए एक दूसरे को इस जगह पर काट रही हैं, यहां पर काट रही हैं, ठीक है। यानी कि इस बिंदु पर दो तरंगे आकर मिल रही हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए ये आपका तरंग है, ये आपका आयाम होगा, ठीक है। ये तरंग एक चली, यहां पे आके मिली, ठीक। दूसरी तरंग भी इसी कला में, देखिए समान कला में है, दोनों देखिए एक साथ चल रही है, ठीक है। वो इस बिंदु पर काटती हैं। तो देखिए यहां पर इनकी तीव्रता जो है, इनकी तीव्रता में परिवर्तन होगा जब दो समान आवृत्ति की तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब वो एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे अध्यारोपित होंगी। काटने का मतलब अध्यारोपित होना, ठीक। एक दूसरे को फिर जब मिलेंगी या अध्यारोपित होंगी तो इनकी तीव्रता में परिवर्तन होगा। इसी को कहते हैं हम प्रकाश का व्यतिकरण। लेकिन व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला टाइप आपका है समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी का ये एग्जांपल है, देखिए ये एग्जांपल समपोषी का है। तो हम यहां पर हेडिंग डाल देंगे, देखिए समपोषी व्यतिकरण सबसे पहले समझते हैं। व्यतिकरण तो आपको समझ में आ चुका है। ये व्यतिकरण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो आपका ये और दूसरा आपका इस प्रकार से व्यतिकरण होगा। देखिए यहीं पर मैं समझा देता हूं। दूसरा आपका जैसे एक तरंग गई इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरी तरंग आपकी गई इस प्रकार से। ये क्या होगा? ये आपका विनाशी व्यतिकरण का एग्जांपल होगा। कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए इसमें जो है जो श्रृंग है, ठीक है, उसी वही जो है श्रृंग में, मतलब दोनों एक ही कला में है, समान कला में है दोनों तरंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? जब ये एक दूसरे से मिलेंगी तो इनकी तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक। और अगर तीव्रता अधिकतम होगी भैया, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ज्यादा प्रभावित करेंगे, तो इनकी तीव्रता अधिकतम होगी। तो ये आपका समपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा? यहां से एक तरंग इधर से गई और एक तरंग इधर से गई। तो देखिए ये इसका श्रृंग है, ये इसका गर्त है, ये इसका श्रृंग है, ये इसका गर्त है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती हैं? इस तरह मिलती हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, यानी कि यहां पर इनकी तीव्रता न्यूनतम होगी। तो ये आपका विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक। समझ में आ गया? समपोषी और विनाशी को मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बार बार नहीं समझाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल सा है, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, व्यतिकरण, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होगा, मैंने अभी फिगर में आपको समझाया कि इसमें आपका ये है, यहां पे तरंग, देखिए यहां से एक तरंग ऐसे आई, ठीक, इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं हम। और दूसरी तरंग भी इसी कला में ही, देखिए एक और तरंग है, वो भी देखिए इसी कला में ये आई, ठीक है। तो समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब वो एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं तो उनकी तीव्रता जो होती है इसमें परिवर्तन होता है। अब यहां पर समपोषी में क्या होगा? इनकी तीव्रता देखिए, दोनों का श्रृंग है, यानी कि दोनों समान कला में तरंगे हैं, ठीक है। जहां इसका श्रृंग है वहीं इसका श्रृंग है, जहां गर्त है वहां दोनों का गर्त है, ठीक है। तो ये समान कला में है, तो यहां पर क्या होगा? जो तरंगे हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी, तो यहां पर इसकी तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक। तो ये आपका समपोषी व्यतिकरण होगा। दूसरा व्यतिकरण मैंने बताया आपको विनाशी व्यतिकरण, ठीक। विनाशी नाम से यह स्पष्ट है भैया, विनाशी, विनाशी का मतलब क्या होता है? नष्ट होना, विनाश होना, ठीक। तो वही चीज यहां पर बताया जाएगा। देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, ठीक है, मजाक में मत समझिएगा इसको। देखिए ये आपका है, ठीक,
यहां पर किस प्रकार से जाएगी, देखिए ये आपकी तरंग आई और एक तरंग आपकी ऐसे आई, ठीक, ये देखिए यहां पे मिल रही हैं दोनों, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरंग जो है ये समान कला में नहीं है, ये इसका शीर्ष है, ये इस तरंग का दूसरे का गर्त है, ठीक है। तो ये समान कला में नहीं है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से यहां पर मिलेंगी तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, तो यहां पर जो इनकी तीव्रता होगी वो न्यूनतम होगी, तो ये आपका विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक। ये आपका एक नॉर्मल तरंग है, ठीक, यहां पर ये आपका व्यतिकरण हुआ, व्यतिकरण का एग्जांपल समझाया, ये संपोषी व्यतिकरण होगा, ये विनाशी व्यतिकरण होगा। ये संपोषी व्यतिकरण मतलब दोनों समान कला में तरंगे होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी तो इनकी तीव्रता अधिकतम होगी, तो ये संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर भी दोनों तरंगे मिल रही हैं, ये भी व्यतिकरण होगा, लेकिन ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगी, इनकी तीव्रता यहां पर न्यूनतम होगी, तो ये विनाशी व्यतिकरण होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जो तरंग की तीव्रता होती है आई, ठीक है, वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, I इक्वल टू ए स्क्वायर। जो इस तरंग की तीव्रता होगी वो जो इसका आयाम है a, इसके वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं I इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी तरंग की तीव्रता जो होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ये पोर्शन आपको याद रखना है, आगे यूज होगा। तो ये समझ में आ गया, ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने डेफिनेशन भी बताया है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तो वो होगा आपका विनाशी व्यतिकरण, जबकि कुछ स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, ये होगा आपका संपोषी व्यतिकरण। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया पूरा व्यतिकरण का प्रोसेस। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, लेकिन अभी इसमें एक और टॉपिक है कि इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, क्या शर्त है, आखिर व्यतिकरण कब होगा। जैसे एक लिमिट होती है, जैसे हमने हेनरी का नियम पढ़ा केमिस्ट्री में, तो भैया उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिट होती है, ठीक। जैसे आप क्लास में हैं, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप अगर शरारत कर रहे हैं भैया, तो टीचर, आपने शरारत किया, टीचर एक दो बार समझाएगा प्यार से, भैया रहने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ज्यादा लिमिट से आप पार हो गए, बस समझते हैं आगे आपको पता है, ठीक है। तो लिमिट में अपने रहना चाहिए। तो वैसे इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, प्रकाश के व्यतिकरण की कुछ शर्त हैं। जब ये सारे शर्त को पूरा करेंगे भैया, तभी प्रकाश का व्यतिकरण होगा। तो देखिए क्या है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। आखिर व्यतिकरण कब होगा, देखिए दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, यानी कि दोनों प्रकाश स्रोत जो है ये कला संबंध होना चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आवृत्ति जब बराबर होगी तभी प्रकाश का व्यतिकरण होगा, और दोनों तरंगों के आयाम भी बराबर होने चाहिए, जो आयाम a होता है, ठीक है, तभी प्रकाश का व्यतिकरण पॉसिबल है, ठीक है। चौथा देखिए, प्रकाश के दोनों स्रोत के बीच की दूरी। स्रोत का मतलब क्या है, स्रोत का मतलब जो हमारी प्रकाश है या तरंग है, ठीक है, प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करती है, तो जो प्रकाश है भैया इसके दोनों स्रोत, स्रोत का मतलब होता है जिससे वो प्राप्त होता है, स्रोत का मतलब क्या होता है, ठीक, मतलब जिससे वो मिले हमें, ठीक, तरंग जिससे उसकी उत्पत्ति हो, ठीक है। तो प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चले और फ्रिंजें अधिक चौड़ी ना हो। पांचवा, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये सारी शर्तें हैं प्रकाश के व्यतिकरण की, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और भैया ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए क्या है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया व्यतिकरण, ठीक, तो उसकी तीव्रता मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। तो दो तरंगें हैं जिनकी तीव्रताओं का रेशियो 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती है तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले तरंग की तीव्रता को हम I1 मान लेते हैं,
दूसरे तरंग की तीव्रता को I2 मान लेते हैं। देखिए इसमें तीव्रता को I1 I2 से डिनोट करते हैं। इसका रेशियो जो है वो कितना है, इसका रेशियो है हमारा 1:9, यानी कि 1/9 भी लिख सकते हैं। चाहे आप इसको I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1:9 लिखें, चाहे इसको I1/I2 इक्वल टू 1/9 लिखें, दैट्स द सेम प्रोसेस। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, देखिए इससे पहले अभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो तरंग की तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, मतलब I अनुक्रमानुपाती A²। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1/I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, उसके आयामों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो A1²/A2²। यानी कि क्या कहा गया था कि जो तरंग की तीव्रता होती है वो उसके आयामों के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये पहली तरंग का आयाम है, ये दूसरी तरंग का आयाम है, इसके वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, ये ध्यान में आया। मैंने अभी बताया था कि I इक्वल टू A² होता है। तो यहां पर I1 है, पहली तरंग की तीव्रता है तो पहले तरंग का आयाम लेंगे, दूसरी तरंग की तीव्रता है दूसरे तरंग का आयाम लेंगे। अब चूंकि I1/I2 इक्वल टू 1/9 है और यहां पर I1/I2 इक्वल टू A1²/A2² है, तो हम A1²/A2² इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो ये राइट भी बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A1²/A2² इक्वल टू लिख सकते हैं 1/9। ठीक, 1/9। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा आएगा A1/A2 इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इधर हम अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट आपका 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब देखिए क्या आएगा, A1/A2 इक्वल टू हमारा आएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा, तो A1/A2 इक्वल टू 1/3 आ गया। अब यहां से अगर आप A2 निकालें तो कितना आएगा, A2 इक्वल टू कितना आएगा, A2 का 1 से गुणा होगा, 3 का A1 से गुणा होगा, कैंची गुणा। ठीक है, तो ये A2 इक्वल टू 3A1 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। A2 हमने निकाल लिया है। अब देखिए अधिकतम आपको निकालना क्या है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझिएगा, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो देखिए अधिकतम तीव्रता को हम I मैक्सिमम से डिनोट करेंगे, I मैक्स, और न्यूनतम तीव्रता को हम I मिन से डिनोट करेंगे, I मिनिमम, मतलब I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, यही हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए A1, देखिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों तरंगों के आयामों को जोड़कर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे दोनों तरंगों के आयामों को घटाकर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इस प्रकार से। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए I मैक्स अपान I मिन, ठीक, ये हमारा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए A1 की वैल्यू हमारी A1 ही है, प्लस A2 की वैल्यू हमने निकाला है, देखिए 3A1 इसके जगह पर रख देंगे। देखिए A2 इक्वल टू 3A1 निकाला, वही रख देंगे। नीचे क्या है, A1 माइनस A2 की वैल्यू है 3A1, दोनों का होल स्क्वायर है भैया, तो होल स्क्वायर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये आपका गया। अब देखिए यहां से निकाल लीजिए I मैक्स अपान I मिन इक्वल टू आपका होगा, देखिए ध्यान दीजिए A1 और 3A1 जुड़ेगा तो 4A1 हो जाएगा, 4A1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अपान नीचे देखिए A1 में से 3A1 जाएगा तो आपका बचेगा -2A1। देखिए माइनस में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि A1 में से 3A1 जा रहा है तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं या साइड में कर लेते हैं। चलिए इस साइड में देखिए स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहां पर हमारा कितना आएगा, I मैक्स अपान I मिन इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 4A1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, तो ये आपका आ जाएगा 16A1। ठीक, अपान देखिए -2A1 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ये 4A1 आएगा। ठीक है, 4A1, देखिए 2 2 जा 4A1। ठीक है, A1 से A1 कैंसिल, 4 4 जा 16, तो आपका आया यहां पर I मैक्स
आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू आपका आ गया, ध्यान दीजिए, ये आपका आया 4/1। तो इसी को हम लिख सकते हैं आई मैक्स रेशियो आई मिन, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो रेशियो होगा वो हम लिख सकते हैं 4:1, 4:1। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आंसर होगा भैया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक, तो 4:1 आया। तो आप कह सकते हैं दो तरंगों जिनकी तीव्रताओं का अनुपात अगर 1:9 है, ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो होगा वो आपका 4:1 होगा। ठीक है, हमने कैसे निकाला, हमें अधिकतम तीव्रता और I1 I2 दिया गया था, तीव्रताओं का अनुपात हमें पता है कि जो तरंग की तीव्रता होती है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हमने लिख दिया I1/I2 इक्वल टू A1² दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगे। यहां से हमने A2 निकाल लिया, हमने फॉर्मूला लगाया अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का। ठीक है, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। फाइनली हमारा जो आंसर आया, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आया वो 4:1 आया, 4:1। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बस आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि भैया ये 3 ही पढ़ लो बाकी कुछ नहीं आएगा, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के इस क्लास में हमने 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रकाश व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखिए दोनों सेम ही लिखा गया, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये आपका विवर्तन है। ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूं विवर्तन, विवर्तन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। तो एक साइड में मैंने व्यतिकरण लिखा है, दूसरे साइड में विवर्तन लिखा है। ठीक है, व्यतिकरण के ये पॉइंट्स हैं, विवर्तन के ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में निम्न अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक, व्यतिकरण अभी हमने पढ़ा था, तो देखिए अंतर को ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों में अंतर बहुत ज्यादा पूछ जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझिए, इसको नोट कर लीजिए, सारी चीजें आपको एकदम स्पेशली तैयारी करना है। देखिए क्या है, व्यतिकरण में देखते हैं, ये घटना 2 कला संबंध स्रोतों से चलने वाले 2 पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। और जो विवर्तन है, ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। ये पहला डिफरेंस है दोनों में। देखिए ये और ये। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। फ्रिंज क्या होती है ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। मतलब व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होंगी, विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होंगी और तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। ठीक है, अब देखिए व्यतिकरण में इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। ठीक, चौथा है इसमें निम्निष्ठ प्राय पूर्णतया अंधकारमय होते हैं और इसमें ऐसा नहीं होता। मतलब यही 4 डिफरेंस हैं। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई 4 अंतर लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन था कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, तो ये चारों अंतर हैं। देखिए ये घटना 2 कला संबंध स्रोतों से चलने वाले 2 पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं, विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। इसमें देखिए सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती। इसमें निम्निष्ठ प्राय पूर्णतः अंधकारमय होते हैं और इसमें ऐसा नहीं होता। तो यही अंतर है व्यतिकरण तथा विवर्तन में। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो यही 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में समझेंगे।
तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी, क्योंकि मैंने आपको व्यतिकरण के बारे में बताया और न्यूमेरिकल भी बताया और ये आपको दोनों में अंतर भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।